गरीब परिवार और 3 जादुई पेड़। गंगा चूल्हा फूंक फूंक कर रोटियां बना रही होती है। तभी उसका पति गोपाल उतरे मन से घर में आता है। तभी उसके दोनों बच्चे राजू और पिंकी भागकर उसके पास आकर आस भरी नजरों से उसे देखकर कहते हैं, पिताजी, आप आ गए। आपने कहा था आप हमारे लिए किताबें और कॉपी लेकर आएंगे। कहाँ है हमारी किताबें और कॉपी? गंगा, अरे ओ गंगा। जी सासू माँ। अरे समझा अपने ढीठ बच्चों को। बेचारा मेरा बेटा दिन भर धूप झेलकर बाहर से थक कर आया है, और तेरे ये निखट्टू बच्चे गोपाल के आते ही उस पर कॉपी किताबों के लिए चढ़ गए। कोई बात नहीं माँ, बच्चे हैं। कमला की फटकार सुनकर दोनों बच्चे फूट फूट कर रोने लगते हैं। अपने बच्चों को ऐसे रोता देखकर गंगा का मन भर आता है, मगर वो कुछ भी नहीं कहती है। थोड़ी देर बाद गंगा अपने सास और अपने पति को रोटी और प्याज परोसती है, जिसे देखकर कमला छिड़क कर थाली दूर करते हुए कहती है, मुझे नहीं खाना ये खाना। रोज रोज ये रूखी सूखी रोटी और प्याज खाकर मैं पक चुकी हूँ। कभी प्याज रोटी तो कभी नमक रोटी खाओ। फल फ्रूट तो दूर, मुझ बुढ़िया के भाग्य में पेट भरकर अच्छा खाना भी नहीं लिखा। सारी गलती इस करमजली की है। सासू माँ, इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ माँ, इसमें इस बेचारी की क्या गलती है? घर में जो होगा वही ना वो बनाएगी। पता नहीं अब कौन सा नया जहर घोला है इस नागिन ने मेरे बेटे के दिमाग में, जो ये भी उसकी जुबान बोल रहा है। मेरी ही मती मारी गई थी, जो मैं गरीब घर की बेटी को बहू बनाकर लाई। इस मनहूस अपशगुनी के पैर पड़ते ही घर में गरीबी छा गई। सुना था बहुएं घर की लक्ष्मी होती है, मगर मेरी ये बहू तो कुलक्षणी निकली। इसके आने के बाद से भिखारियों जैसी हालत हो गई है। उस दिन सारी रात गंगा का मन कमला की जली कटी बातों में घूमता रहा और वो मन ही मन खुद से सवाल जवाब करती रही। हे भगवान, क्या सचमुच में मैं अपशगुनी हूँ? मैं भी तो जब से बहू बनकर आई हूँ बिना कोई शिकायत किए इस गरीबी के दिन काट रही हूँ। ऐसा सोचते हुए गंगा सो जाती है। अगले दिन गोपाल बनिया से उधार राशन लेकर गंगा को देता है। गंगा, ये लो राशन। बच्चे भूखे हैं, खाना बनाकर दो। एक काम करता हूँ, मैं काम पर जा रहा हूँ। दोपहर में आऊंगा मैं। ठीक है। गोपाल काम पर निकल जाता है और गंगा मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती है। तभी एक जोगी उसके दरवाजे पर आता है और कहता है, कोई है यहाँ? प्रणाम जोगी बाबा। बेटी, अपने घर के खत्तों में से थोड़ा सा हिस्सा दान में दे दो। भगवान तुम्हारी घर की गरीबी मिटा कर रहेगा। लाई बाबा। गंगा एक थाली में थोड़ा सा चावल और आटा जोगी को दान कर देती है। तभी कंजूस कमला कुड़कुड़ाते हुए बोलती है, अरियो करमजली, ये क्या कर रही है तू? मेरा बेटा खून पसीना बहाकर ये राशन लाया है और इसे मुफ्त में खर्च रही है। अरे इन बाबाओं का तो काम है ठगना। तेरी मन मर्जी मैं छुड़वाती हूँ। आज दिन भर भूखी रहेगी तो दान दक्षिणा देना भूल जाएगी। गंगा अपनी सास की बात को नजरअंदाज करके जोगी को दान दे देती है। बदले में जोगी अपने झोले में से 3 बीज गंगा को देकर बोलता है, बेटी, इन बीजों को अपने आंगन की मिट्टी में बो देना और विश्वास रखना तो तुम बहुत बड़ा फल पाओगी। गंगा ने उन 3 बीजों को बाबा के कहे मुताबिक आंगन की मिट्टी में बो दिया और उन्हें पानी दे दिया। शाम ढलने पर मिट्टी में बोए गए बीजों से अंकुर फूट पड़े और रात भर में 3 घने हरे भरे आम, केले और तरबूज के पेड़ों में बदल गए। अगली सुबह जब राजू और पिंकी घर के बाहर आए तो वो उन तीनों जादुई पेड़ पर पके हुए आम, केले और तरबूज देखकर चौंक उठते हैं। राजू भैया, आज रात भर के अंदर ही हमारे आंगन में ये 3 आम, केले और तरबूज के पेड़ कहाँ से उगाए हैं? पता नहीं पिंकी, चल माँ को बताते हैं। जादुई तीनों फल के पेड़ों को देखकर राजू और पिंकी भागते हुए अपनी माँ गंगा के पास आकर कहते हैं, माँ माँ, जल्दी चलो, आपको कुछ दिखाना है। दोनों बच्चे गंगा को खींचकर आंगन में ले आए और तीनों जादुई पेड़ों पर पके हुए फल लदे देखकर गंगा ने कहा, अरे ये क्या, कल ही तो इन बीजों को मिट्टी में बोया था और एक ही दिन में ये पेड़ में बदल गए। मगर कैसे? क्योंकि हम जादुई पेड़ हैं जो तुम्हारे घर की गरीबी मिटाने आए हैं। हमें तोड़कर बाजार में बेचो और मुनाफा कमाओ। अरे ये जादुई आम का पेड़ कितना ऊंचा है, मेरी तो पकड़ में ही नहीं आ रहा है। ऐसे तो मैं ये सारे पके आम तोड़ ही नहीं पाऊंगी। गंगा के ऐसा कहते ही जादुई आम के पेड़ की आमों से भरी टहनी उसकी ओर झुक जाती है और वो सारे पके हुए आम तोड़ लेती है। जिसके बाद वो तीनों जादुई पेड़ों से तोड़े गए फलों को ले जाकर बाजार में बेच देती है।
उन जादुई फलों की मिठास पूरे बाजार में फैल जाती है और उसके सारे फल बिक जाते हैं और उससे बड़ी कमाई होती है, जिससे उस रोज गंगा अपने परिवार के लिए स्वादिष्ट खाना बनाती है और 3 जादुई पेड़ों की बात अपने पति के सामने रखती है। क्या सचमुच ये तीनों जादुई पेड़ हैं? हाँ? मैं भी इसका जादू देखना चाहता हूँ, दिखाओ मुझे जरा। गंगा गोपाल को आंगन में खड़े तीनों जादुई पेड़ों के पास लेकर जाती है और बोलती है, जागो मेरे तीनों जादुई पेड़। इसी के साथ तीनों जादुई पेड़ हरे भरे होकर निखर उठते हैं और उनकी टहनियां डालियां पके हुए आम, केले और हरे तरबूज से भर जाते हैं। लो गंगा, आगे बढ़ो और हम तीनों पेड़ों पर लदे जादुई पके फलों को तोड़ लो। गंगा और गोपाल खुशी से भरकर उन तीनों जादुई पेड़ से आम, केले और तरबूज तोड़ लेते हैं और पूरा परिवार उन फलों को चाव से खाता है। ऐसे ही हर दिन वो तीनों जादुई पेड़ से फल तोड़ते हैं और उन्हें बाजार में बेचा करते हैं। बहुत जल्द उनके घर की गरीबी मिट जाती है और उनका कच्चा घर पक्के मकान में बदल जाता है। मगर उसके आगे आंगन वैसा ही रहा, जिस पर पड़ोस में रहने वाले पति पत्नी ललिता और दुर्योधन को शक हो गया। अजी देखो तो जरा, इन फकीरों की हालत एकदम से कैसे बदल गई और ये इतने अमीर कैसे हो गए। अरे भाग्यवान, मुझे तो ये सारा खेल इन 3 पेड़ों का ही लगता है। कहाँ तो एक पौधे को पेड़ बनने में सालों लग जाते हैं और वहीं ये तीनों पौधे इतनी जल्दी से जड़ पकड़कर पेड़ बन गए, जैसे उनकी जड़ों में पानी नहीं बल्कि कॉम्प्लेन डाला हो। मगर आज रात हम इस राज का पता लगा कर ही रहेंगे और फिर हम भी अमीर बन जाएंगे। दोनों लालची पति पत्नी रात होने का इंतजार करते हैं और गंगा के परिवार वालों को सोता हुआ पाकर उनके आंगन में घुस जाते हैं, जहां तीनों जादुई पेड़ जुगनू के जैसे रोशनी फैला रहे थे। मगर जैसे ही लालची दुर्योधन उन जादुई पेड़ों को हाथ लगाता है, वो पेड़ बंजर सूखे पड़ जाते हैं। ये क्या हो गया? अभी तक तो ये तीनों एकदम हरे भरे थे, मगर अभी सूख कर कांटा हो गए। ऐसा कहकर दुर्योधन गुस्से में उन पेड़ों पर लात मारता है। तभी तीनों जादुई पेड़ से तरबूज, आम और केले के गुच्छे उनके सिर पर गिरने लगते हैं और दुर्योधन चिल्ला पड़ता है, जिससे उनकी चोरी पकड़ी जाती है। अरे दुर्योधन, तू हमारे आंगन में क्या कर रहा है? गोपाल के इतना कहते ही तीनों जादुई पेड़ बोल पड़ते हैं, ये हम तीनों जादुई पेड़ों को यहां से चुराने आया था, इसलिए हमने इसे मजा चखाया और चाहे कोई कितना भी जोर क्यों न लगा ले, हम तीनों जादुई पेड़ हमेशा इसी आंगन में रहेंगे, यकीन मानो। और अगर फिर कभी तुम दोनों ने ऐसी हरकत दोबारा की तो मैं हरा तरबूज तुम्हें तोड़ डालूंगा, फोड़ डालूंगा। जादुई पेड़ों की धमकी सुनकर दुर्योधन और लालची ललिता अपनी जान छुड़ाकर वहां से भाग चलते हैं और गंगा का परिवार और तीनों जादुई पेड़ जमकर हंसते हैं। उस दिन से लेकर आज तक भी वो तीनों जादुई पेड़ गंगा के आंगन में ही लगे हुए हैं और गरीब लाचार लोगों की सेवा में काम आ रहे हैं। जो भी उन 3 जादुई पेड़ों के फलों को चखता है वो भला चंगा हो जाता है और उन्हें दुआएं देता है। जादुई पेड़ों के मीठे फलों को खाकर कमला ने भी कुड़कुड़ाना छोड़ दिया और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे। छोटे से रेस्टोरेंट में राधिका अपने बॉयफ्रेंड विक्की के साथ बैठकर कॉफी पी रही होती है। देखो विक्की, तुम्हें अब हमारी शादी की बात मेरे माता पिता से कर लेनी चाहिए। ऐसा कब तक चलता रहेगा? अरे तुम ही बताओ ना, मैं किस मुंह से तुम्हारे माता पिता के सामने जाकर खड़ा होऊंगा? देखो, तुम पढ़े लिखे हो, समझदार हो और इतना काफी है मेरे माता पिता के लिए। तुम जानते हो ना, मैं किसी और के साथ तुम्हारे सिवा शादी करना ही नहीं चाहती। मुझसे भी तुम्हारे बिना रहा नहीं जाएगा, लेकिन मैं मजबूर हूँ। इतना गरीब हूँ कि तुम्हारे परिवार का मुझसे सामना नहीं होगा। ओहो, तुम कितना सोचते हो, इतना मत सोचो। मैं आज डैड से बात करूंगी, तुम कल डैड से मिलने आ जाना। लेकिन मेरी बात तो सुनो। बस अब लेकिन कुछ नहीं, कल तुम फाइनली मेरे पिता से बात करोगे तो करोगे ही। अगले दिन राधिका विक्की को अपने घर पर बुला लेती है, जिसके बाद उसके पिता विक्की से कहते हैं, तुम्हारी महीने की कमाई कितनी है? तुम्हारा अपना घर है या नहीं, या फिर पढ़ाई लिखाई कहां तक की है? देखो, मैं जानता हूं तुम यही सोच रहे होगे कि मैं तुमसे कुछ ऐसे ही सवाल करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरी बेटी की खुशी जहां है मैं वहीं उसकी शादी कर दूंगा, लेकिन बस इतना ही चाहता हूं कि तुम मेरी बेटी को हमेशा खुश रखो। विक्की ये सुनकर हैरान रह जाता है और खुशी खुशी शेखर से कहता है, आप चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी मेरे साथ हमेशा खुश रहेगी और कभी भी उसे मेरे साथ कोई परेशानी नहीं होगी। फिर क्या था, शेखर अपनी बेटी की शादी विक्की से करवा देता है, जिसके बाद राधिका शादी करके विक्की के साथ अपने ससुराल चली जाती है।
लेकिन उसके ससुराल में उसे कुछ गरीबी के दौर भी सहन करने पड़ते हैं। बहू, आज सब्जी लाने के लिए पैसे नहीं है। एक काम कर, घर में दाल चावल रखे होंगे, वही बना ले। ठीक है माँ जी, मैं दाल चावल बना देती हूँ। राधिका सबके लिए दाल चावल बना लेती है, जिसके बाद सभी लोग दाल चावल खाकर आराम से सो जाते हैं। अगले दिन जब राधिका नींद से जागती है, वो घर के कामों में लग जाती है, लेकिन अचानक से उसे उल्टियां होने लगती हैं। राधिका, राधिका तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें उल्टियां कैसे हो रही हैं? तुम जरा यहाँ आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए अभी के अभी डॉक्टर को लेकर आता हूँ। ये सब देखने के बाद कौशल्या विक्की से कहती है, अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे माँ, यहाँ पर राधिका की तबीयत खराब हो रही है और आप हो कि हंस रही हो। मैं इसीलिए खुश हूँ क्योंकि बहू के पैर भारी हो गए हैं और वो इस घर को एक नन्हा मुन्ना बेटा देने वाली है। ये सुनते ही विक्की भी बहुत खुश हो जाता है। इसका मतलब मैं पिता बनने वाला हूँ। अरे अरे, ये तो बहुत खुशी की बात है। आज मैं सभी के लिए मिठाई लेकर आऊंगा। विक्की की जेब में 1 रुपया भी नहीं होता। तभी उसकी माँ उसे 100 रुपए का नोट देती है और कहती है, अरे जा जा, 2 किलो मिठाई का डिब्बा लेकर आना ताकि हम लोगों में भी बांट सके। विक्की मिठाई लाकर सब लोगों में बांट देता है। देखते ही देखते कुछ महीने बीत जाते हैं, जिसके बाद कौशल्या अपने बेटे विक्की से कहती है, बेटा, बहू बच्चे को जन्म देने वाली ही है 1-2 महीने बाद, इसीलिए हमें इसकी गोद भराई की रस्म पूरी करनी होगी, लेकिन उसके लिए पैसा लगेगा और पैसा मेरे पास नहीं है। माँ, मैं जितना भी कमाता हूँ वैसे अब तो घर के खर्चों में ही लग जाता है, फिर ये गोद भराई की रस्म कैसे होगी? तभी कौशल्या अपने हाथों से सोने के कंगन उतारकर विक्की को दे देती है और कहती है, देख बेटा, अब मेरी उम्र नहीं है ये सब पहनने की, जा तू इनको बेच दे। इनसे जो पैसे आएंगे उनसे हम बहू की गोद भराई की रस्म पूरी कर लेंगे। ये कंगन तो आपको पिताजी ने दिए थे, उनकी आखिरी निशानी है, आप उन्हें बेच कैसे सकती हो माँ? तभी वहां राधिका भी आ जाती है और कहती है, नहीं माँ, आपको ये कंगन मेरे लिए बेचने की कोई जरूरत नहीं है। अरे क्या जरूरत है गोद भराई की रस्म की और उस पर पैसा खर्च करने की? हम बिना गोद भराई की रस्म के भी बच्चे को पैदा कर सकते हैं। धत पागली, तू ये कैसी बात कर रही है? माना कि तू बहुत समझदार है, लेकिन तू नहीं जानती, अगर हम वो गोद भराई की रस्म नहीं करेंगे तो गांव के सभी लोग हमें कितने ताने देंगे। अरे माँ जी, समाज का तो काम ही है लोगों को ताने देना। अगर आप समाज के भरोसे रहोगे तो कैसे चलेगा? अरे बहू, ये तो मेरी ख्वाहिश है कि तू चिंता मत कर, बस सब कुछ ठीक होगा। कौशल्या अपने सोने के कंगन को बेचने को देती है, जिसके चलते वो गोद भराई की रस्म करते हैं और उसमें कौशल्या राधिका के परिवार को भी बुलाती है, जिसमें उसकी कुछ बहनें उससे मिलने आती हैं। हे भगवान, राधिका तुम इस घर में रह रही हो? महलों में रहने वाली रानी आज इस फकीर के घर पर इस प्रकार रह रही है, ऐसा तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था। अरे तुम लोग ऐसा क्यों कह रही हो? ये सब छोड़ो, चलो मेरे पास आओ, बैठो। कितने दिनों बाद देख रही हूँ तुम्हें। राधिका के बैठने के नाम पर उसकी बहन ने यहाँ से वहाँ देखने लगती है। देखो तो सही, इतनी गंदी जगह पर हम बैठ भी कैसे सकते हैं? तभी वहाँ पर कौशल्या कुर्सियों को अपने साड़ी के पल्लू से साफ करती है और राधिका की बहनों से कहती है, बेटियों तुम खड़ी क्यों हो? आओ यहाँ बैठो। अरे बस करो, तुम जैसे गरीबों के घर बैठने पर हम जैसे अमीरों की लाखों में खरीदी हुई ड्रेसेस खराब हो जाएंगी। बस करो शेफाली, तुम कुछ भी बोलती जा रही हो। मुझे तो यकीन ही नहीं आता राधिका, तुम भी इन गरीबों के घर में आकर गरीबों जैसी ही हो गई हो। तुम तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। ये सुनकर विक्की कहता है, लगता है भरी दोपहरी में यहाँ तक आने में आप सभी का सिर गर्म हो गया है। मैंने आप सभी लोगों के लिए ठंडाई बनवाई है, ये लीजिए, इसे पीकर आपका गर्म दिमाग शांत हो जाएगा। तभी अनाया कहती है, अरे हटाओ इसे हमारे सामने से, इसे देखते ही उल्टियां आ रही हैं मुझे। राधिका अपनी बहनों का ये बर्ताव देखकर बहुत गुस्से में आ जाती है, जिसके बाद वो गोद भराई की रस्म में उठकर अपनी चारों बहनों से कहती है, मेरी सास ने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया था कि तुम मेरी खुशियों में शामिल हो सको, ना कि तुम मेरे ससुराल वालों की इज्जत खराब कर सको। अरे राधिका, ये मेरी सालियां हैं, कोई बात नहीं, इनका तो पूरा हक बनता है ना मजाक करने का। ये मेरी अमीर बहनों का मजाक नहीं है विक्की जी,
ये सब यहाँ आकर आप लोगों को जलील कर रही हैं और मेरे सामने मेरे ससुराल वालों को कोई जलील करे, ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। देखो तो सही बहना, तुम तो गरीबों में रहकर गरीबों जैसी ही बन गई हो, उन्हीं की भाषा भी इस्तेमाल कर रही हो। क्या तुम शादी के बाद इतनी बदल गई हो कि तुम सबके सामने अपनी बहनों की इज्जत इस प्रकार उछाल रही हो? मैंने सोचा था कि मेरी बहन मेरी खुशियों में शामिल होंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तुम तो यहाँ अपनी अमीरी का घमंड दिखाने आई हो। देखो, हमें जितना देखना था हमने देख लिया, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। अभी तक मैं सिर्फ शर्म के मारे चुप था राधिका, आज तुमने मेरा सिर फक्र से ऊंचा कर दिया है। चलो मेरी प्यारी सालियों, तुम्हें बाहर का रास्ता दिखा दूं। विक्की अपनी चारों सालियों को घर से बाहर निकाल देता है, जिसके बाद वो अपनी पत्नी राधिका की गोद भराई की रस्म को खुशी खुशी पूरी करता है और इसके बाद राधिका की चारों बहनों को अच्छा सबक मिलता है, जिसके बाद वो ऐसा फिर कभी नहीं करती।